नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की खबर सिर्फ तुर्की और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की खबर नहीं है। आज की कहानी में तुर्की, पाकिस्तान, सीरिया, सऊदी अरब और सबसे बड़ा सवाल, इजराइल के खिलाफ क्या कोई नया रणनीतिक गठजोड़ आकर ले रहा है? क्योंकि एक तरफ तुर्की की तरफ से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सीरिया में तुर्की की मौजूदगी और इजरायली सैन्य कार्रवाई को लेकर तनाव बढ़ने की रिपोर्ट्स हैं। और इसी बीच पाकिस्तान में सीरिया के विदेश मंत्री की मौजूदगी, तुर्की से पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकी और मक्का पैक्ट के बाद बदलते क्षेत्रीय समीकरण। सवाल सीधा है, क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं या फिर इनके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक पैटर्न बना रहा है? और अगर यह सचमुच कोई बड़ा समीकरण है तो इसका असर सिर्फ इजराइल पर पड़ेगा या फिर भारत की सुरक्षा के लिए भी इससे कुछ संकेत छुपे हुए हैं? आज की इस पूरी कहानी को हम एक एक करके जोड़कर समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की भूमिका और भारत के लिए निकलने वाले संभावित सुरक्षा संकेतों की। तो पहला सवाल तो ये सामने आता है कि तुर्की और इजराइल के बीच इतना तनाव क्यों है? देखिए साथियों कि तुर्की और इजराइल के बीच संबंध हमेशा इतने खराब नहीं रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था जब तुर्की उन शुरुआती मुस्लिम देशों में शामिल था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी, लेकिन राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन के दौरान दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी बदलाव आया। खासकर गाजा के युद्ध के बाद तुर्की ने इजराइल की नीतियों को खुलकर आलोचना की। एर्दोगन लगातार गाजा के बाद मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाते रहे और सीरिया बनना नया फ्लैशपॉइंट। जी हाँ, सीरिया को समझने से बिना तुर्की और इजराइल के वर्तमान स्थिति को समझना मुश्किल है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खत्म होने के बाद वहां सत्ता का पूरा समीकरण बदल चुका है। नई सत्ता के साथ अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियां और अपने प्रभाव को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और इन्हीं शक्तियों में तुर्की में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जो तुर्की में लंबे समय से सीरिया के उत्तरी हिस्सों में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक मौजूदगी को लेकर सक्रिय रहा है। अब रिपोर्ट्स में यह चर्चा है कि सीरिया के कुछ सैन्य ठिकानों को लेकर तुर्की की भूमिका बढ़ रही है, और यहीं से इजराइल की चिंता शुरू होती है। क्यों? क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि सीरिया की ज़मीन उसके खिलाफ किसी अन्य या किसी सैन्य संरचना संभावित प्राक्षिक गतिविधियों का केंद्र बने। और फिर हुआ एयरबेस का वाला घटनाक्रम। अब आते हैं उस घटना पर जिसने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया के एक एयरबेस पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। इस हमले में एयरबेस के रनवे और सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि इजराइल ने इतने दूर जाकर इस ठिकाने को निशाना क्यों बनाया? इजराइल की सुरक्षा सोच को समझे तो उसका जवाब काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाता है। इजराइल लगातार यह कहता रहा है कि अपने आसपास के देशों में ऐसी सैन्य क्षमताओं को विकसित नहीं होने देगा जो उनको प्रभावित करेंगी, जिसमें आप देखेंगे कि ये लगातार उसका प्रयास कर रहे हैं। और आप इसमें देखेंगे कि इजराइल लगातार यह कहता रहा है कि सैन्य क्षमताओं को विकसित नहीं होने देगा जिन्हें भविष्य में उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। और अगर किसी ठिकाने पर तुर्की की सैन्य मौजूदगी या तुर्की समर्थित गतिविधियों में रिपोर्ट आती है तो इजराइल उसे अपने लिए संभावित खतरे के रूप में देख सकता है। यानी संदेश सिर्फ सीरिया को नहीं था, संदेश तुर्की के लिए भी हो सकता है। और अगर सीरिया की ज़मीन से इजराइल के खिलाफ सैन्य ढांचा तैयार हुआ तो कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन तुर्की के लिए यह मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुर्की कोई छोटा क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं है। तुर्की नाटो का सदस्य है और नाटो की आर्टिकल 5 सामूहिक रक्षा के सिद्धांत से जुड़ी है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि तुर्की और इजराइल के बीच किसी भी घटना के बाद अपने आप नाटो युद्ध में उतर जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि तुर्की के खिलाफ किसी बड़े सैन्य संघर्ष का असर पूरे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों पर पड़ सकता है। और यही कारण है कि तुर्की और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रह जाता। अब कहानी में पाकिस्तान को जोड़िए तो पाकिस्तान की बात समझ लेते हैं। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ तुर्की सीरिया में सक्रिय है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की के रिश्ते लगातार मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। और मक्का पैक्ट के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग की चर्चा ने इस पूरे समीकरण को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। इसी बीच पाकिस्तान में सीरिया के विदेश मंत्री की यात्रा और दोनों देशों के बीच बातचीत की खबरें सामने आती हैं। पाकिस्तान की तरफ से सीरिया संप्रभुता को क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन की बात कही जाती है। अब सवाल तो यहाँ से ये उठता है, क्या पाकिस्तान सिर्फ कूटनीतिक समर्थन दे रहा है या फिर आने वाले समय में कोई बड़ा क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण बना सकता है? यहीं पर हमें थोड़ा सावधान होकर चीज़ों को समझना ज़्यादा सही होगा। जैसा कि आप देखेंगे कि अब यही कहना जल्दबाजी होगी कि
पाकिस्तान, तुर्की, सीरिया और सऊदी अरब मिलकर इजराइल के खिलाफ कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन बना चुके हैं, लेकिन इन देशों के बीच बढ़ता राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग निश्चित रूप से देखने लायक है। गोलान हाइट्स का मुद्दा। अब आते हैं बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर, गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स सीरिया और इजराइल के बीच लंबे समय से विवादित क्षेत्र हैं। इजराइल के 1967 के युद्ध में अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र के बड़े हिस्से पर नियंत्रण हासिल किया था और बाद में इसे अपने प्रशासन में शामिल कर लिया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थिति विवादित बनी हुई है। सीरिया आज भी इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि यहाँ एक बहुत ध्यान देना चाहिए भारत को भी, कि भारत को इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ इजराइल बनाम तुर्की के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के बीच बढ़ती रणनीतिक नज़दीकी भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर पाकिस्तान को तुर्की से सैन्य या तकनीकी सहयोग मिलता है और दूसरी तरफ चीन भी पाकिस्तान के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी बनाए रखता है, तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए इन गतिविधियों पर नज़र रखना स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर तब जब पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर विदेशी सैन्य परिवहन, रक्षा उपकरण या अन्य गतिविधियों से जुड़ी रिपोर्ट सामने आती है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ सामने देखने को मिलती है कि हर विदेशी विमान या सैन्य सामान को तुरंत भारत के खिलाफ किसी हमले की तैयारी मान लेना ही सही नहीं होगा। सुरक्षा के मामलों में अनुमान नहीं बल्कि खुफिया जानकारी और वास्तविक गतिविधियों को देखा जाए तो ये निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो आखिर पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता है? तो अगर बात करेंगे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की, तो पाकिस्तान अर्थव्यवस्था और उसकी आंतरिक परिस्थितियों को देखते हुए उसके लिए बड़े युद्ध में सीधे उतरना आसान नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक देश बिना सीधे युद्ध में उतरे अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। कूटनीति, सैन्य सहयोग और अच्छा सौदे, रणनीतिक आदि चीज़ों द्वारा और अलग अलग देशों के साथ राजनीतिक समर्थन कर सकता है। यही पाकिस्तान की संभावित रणनीति हो सकती है, यानी सामने से बड़ा दावा देखने को मिलता है लेकिन पीछे से अपनी रणनीतिक और आर्थिक हितों की सुरक्षित रखना। क्या नया इजराइल विरोधी गठजोड़ बन रहा है? अगर बात करेंगे इजराइल को लेकर तो इस पर जो सवाल है जवाब बहुत सावधानी से समझिए। अब यही कहना जल्दबाजी होगा कि कोई नया औपचारिक सैन्य गठबंधन बन चुका है, लेकिन तस्वीर में कई टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। तुर्की का इजराइल विरोधी रुख, सीरिया में तुर्की का बढ़ती भूमिका और पाकिस्तान तुर्की रणनीति। लेकिन इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल देखेंगे आप तो क्या अपने आसपास के किसी संभावित सैन्य खतरे को बड़ा होने से पहले रोकने को कोशिश करता है। ईरान के मामलों में भी यह रणनीति देखने को मिली है। और अब अगर इजराइल को लगता है कि सीरिया की ज़मीन पर कोई ऐसी सैन्य क्षमता विकसित हो रही है जो भविष्य में उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, तो उसे पहले ही खत्म करने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए सीरिया में हुए एयरबेस पर हमला सिर्फ एक हमला नहीं माना जा सकता, यह एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा? अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा सवाल तो आगे चलकर ये बन सकता है, क्या तुर्की सीधे इजराइल से भिड़ेगा? क्या पाकिस्तान इस मामले में सैन्य भूमिका निभाएगा? क्या सीरिया किसी नए सुरक्षा गठजोड़ का हिस्सा बनेगा? क्या सऊदी अरब इसी समीकरण में सक्रिय भूमिका निभाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि अगर मध्य पूर्व में नया सैन्य तनाव बढ़ता है तो इसका असर भारत और एशिया की सुरक्षा पर कितना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि आने वाले दिनों में तुर्की, सीरिया, पाकिस्तान, इजराइल से जुड़ी हर गतिविधि पर दुनिया की नज़र रहेगी। और भारत के लिए यह पूरा घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान और चीन के साथ तुर्की की बढ़ती रणनीतिक नज़दीकी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो साथियों, तस्वीर फिलहाल इतनी ही साफ है कि मध्य पूर्व में सिर्फ युद्ध नहीं चल रहा, बल्कि गठबंधन और राजनीतिक और विशेष प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। आज का सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि तुर्की, पाकिस्तान और सीरिया के बीच बढ़ता सहयोग आने वाले समय में इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको इसी खबरें सुननी है बल्कि उनके पीछे की पूरी रणनीति और कहानी समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।